सामाजिक के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पाठ हम शुरू कर रहे हैं अशोक से। अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व, यह समय राजा अशोक का समय माना जाता है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। यानी जैन अनुश्रुति, जैन धर्म ग्रंथों में जो बात कही गई है वो यह कही गई है कि बिंदुसार का मन नहीं था अशोक राजा बने, परंतु फिर भी वे मगध के राजा बने। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित है। यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो वे हैं दक्षिण भारत के मास्की और गुर्जरा। इनके उपाधियां जो थी वो थी देवानाम प्रियदर्शी। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। यानी अशोक की पत्नी विदिशा की राजकुमारी थी और उसकी पुत्री संघमित्रा थी और पुत्र महेंद्र था। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। यानी अशोक की एक पत्नी कारुवाकी भी अभिलेखों में मिलती है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 7 वर्षों के भीतर अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफी बड़ा भाग शामिल था। यानी अशोक के समय तमिल प्रदेश उसके राज्य में शामिल नहीं था, उसके अलावा बहुत बड़ा भारत का हिस्सा उसके साम्राज्य में था, जिसमें अफगानिस्तान भी था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुफा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। यानी जब उसने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष पूरे कर लिए, 8वां वर्ष उसका जब चल रहा था उसके राजा बने का, तब उसने कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग का युद्ध वह युद्ध है जिसने अशोक को शस्त्र त्यागने की यानी कि मारकाट हिंसा को छोड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धोली या तासोली बनाई गई। श्रमण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म के दीक्षित हो गए। देखिए, जहां इनके दादा चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी माने गए थे, वहीं अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए और इन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित करने वाले श्रमण, निग्रोध तथा उपगुप्त थे। और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। यानी इनसे प्रभावित होकर उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। भेरी घोष यानी युद्ध और धर्म घोष यानी धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी, जो कलहन ने लिखी थी, के अनुसार अशोक शिव के उपासक थे। यानी राजतरंगिणी में यह बात बताई गई है कि जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, उससे पहले वे शिव के भक्त थे। बाद में वह गुरु मोगली पुत्रतिस के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे सुदामा, चापर, विश्व झोंपड़ी और कर्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने जो 4 गुहाएं बनाई थी आजीविकों के लिए, उनके नाम क्या है? सुदामा, चापर, विश्व झोंपड़ी और कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु में की धम्म यात्रा की। 10वें वर्ष कहाँ की धम्म यात्रा की? बोध गया की। 20वें वर्ष लुम्बिनी की धम्म यात्रा की। रुमंदेई अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहां भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी। कहां पर? बोध गया और लुम्बिनी में भूमि कर की दर को घटा दिया गया। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है।
अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य भी कहा है। धम्म, अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया है। यानी जो भी अच्छे संस्कार, अच्छी बातें नैतिक उन्नति से संबंधित थी उन्हें धम्म कहा है। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेख में दी गई है। यानी अशोक ने धम्म के बारे में जो भी जानकारी दी वो उनके दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्त, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य और कर्म शुद्धि ही धम्म है। ये अच्छे गुण ही उनके अनुसार क्या है? धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना, वह उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें थी। यानी जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी अच्छे विचार हैं, वो सब इनके धम्म की मुख्य मुख्य शर्तें थी। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह तथा अल्प व्यय का भी विधान है। यानी किस अभिलेख में अल्प संग्रह और अल्प व्यय की बात की गई है तो वह है तीसरा अभिलेख। भब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों में जो आस्था प्रकट की गई उसका संबंध हमें भब्रू शिलालेख में मिलता है। यानी भब्रू शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि उन्होंने बुद्ध के त्रिरत्नों में अपनी आस्था प्रकट की। सांची जो रायसेन में है मध्य प्रदेश, व सारनाथ जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशु का वध न किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि किस शिलालेख से ये पता चलता है कि उन्होंने पशुओं के लिए यज्ञ के लिए पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था, वो था प्रथम शिलालेख। प्रथम शिलालेख के अनुसार यज्ञ के लिए पशुवध नहीं किए जाएंगे। धम्म यात्रा, अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया जिससे बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। यानी अशोक से पहले की अगर बात करें तो राजा लोग अपने मनोरंजन के लिए विहार यात्राएं करते थे और वे उसमें पशुओं का शिकार करते थे। लेकिन अशोक ने इस परिपाटी को बंद किया और उन्होंने कहा इसके स्थान पे हमें कौन सी यात्रा करनी चाहिए? धम्म यात्रा करनी चाहिए। और इन यात्राओं में हमें ब्राह्मणों को, श्रमणों को और वृद्धों को दान देना चाहिए। अनुसंधान, अशोक के काल में राज्य के कर्मचारी, प्रादेशिकों, राजकों तथा युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। यानी ये जो व्यक्ति थे प्रादेशिक, राजुक, युक्तक, ये हर 5 साल बाद में धर्म यात्रा के लिए अपने राज्य में घूमने जाते थे और उसे इन्होंने क्या कहा है? अनुसंधान कहा है। यानी अशोक के अनुसार अनुसंधान किसे कहा गया है? तो वो है कि राज्य के कर्मचारी जो धर्म यात्रा के लिए जाते थे उन्हें अनुसंधान कहा गया है। धम्म महामात्र, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास में कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि। अब देखिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति कब हुई? जब उनके राज्याभिषेक को 14वें वर्ष चल रहा था, उस समय उन्होंने इनकी नियुक्ति की और जो भी नैतिक कार्य थे वो इनके द्वारा किए जाने थे। अभिलेख, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। यानी अशोक से पहले किसी भी प्रकार के अभिलेखों की जानकारी इतिहास में हमें नहीं मिलती है, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा द्वारा
ईरानी राजा दारा से मिली है। यानी अभिलेखों की प्रेरणा अशोक को कहां से मिली है? ईरान के राजा थे दारा, डेरियस प्रथम जिनका नाम था, उनसे मिली। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत मनसेरा शाहबाज गड्डी से प्राप्त उनके अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। देखिए इसमें क्या क्या बातें हमें पता चली है कि उनके अभिलेखों की भाषा कौन कौन सी थी? उनके अभिलेखों की भाषा खरोष्टी थी, लिपि खरोष्टी थी और ब्राह्मी लिपि थी। हालांकि एक और लिपि का भी वर्णन अभी आगे आपको मिलेगा, लेकिन इस पैराग्राफ में ये बात कही गई है कि अशोक के जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे और खरोष्टी लिपि में थे। एक और चीज इन्होंने क्या बताई है कि पहली बार इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। ताम्रपर्णी श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाप्रिय की उपाधि धारण की। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया। यानी श्रीलंका का राजा भी इससे प्रभावित था अशोक से, और उसने भी देवानाप्रिय की उपाधि धारण की। अशोक के पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचे। यहां से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। यानी अशोक ने अपने पुत्र को भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावधान में धर्म विवर्धन कहा गया। यानी अशोक के बाद जो राजा बने वो थे कुणाल, और उनका अन्य नाम धर्म विवर्धन था। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जालोर कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुन गुफाएं आजीवनों को दान में दे दी। यानी ये जो गुफाएं थी, नागार्जुन की गुफाएं किसने दान में दी? कुणाल के पुत्र दशरथ ने। वृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली। तो चंद्रगुप्त मौर्य से ये वंश शुरू हुआ और वृहद्रथ के साथ इस वंश का अंत हो गया, और इस वंश के बाद मगध पर शुंग वंश का शासन प्रारंभ हो गया, जिसका प्रारंभ करता था पुष्यमित्र शुंग। और इसी के साथ आज की अपनी कक्षा समाप्त होती है। फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत।